संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम जुलाई के द्वितीय पक्ष में चल रहे हैं। बहुत सारे कृषि कार्य जो समसामयिक हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ख़ास तौर पे जो खरीफ की फसलों की बुआई का और रोपाई का समय चल रहा है। हालांकि बहुत सारे किसान इस समय फसलों की रोपाई और बुआई कर चुके होंगे जी, लेकिन यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत सारे किसानों ने अभी रोपाई नहीं की होगी। तो हमारे साथ इस समय कृषि के जो महत्वपूर्ण कार्य इस समय जुलाई माह में चलते हैं उन पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इस समय कृषि विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक और वर्तमान में कृषि विभाग के सलाहकार, खासकर नमामि गंगे योजना के डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव जी। तो हम आपका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और डॉक्टर श्रीवास्तव जी, हम जानना चाहेंगे कि इस समय किसानों के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कृषि कार्य हैं। इस समय बारिश अभी हुई है और हालांकि थोड़ी बहुत धूप आ गई है प्रदेश में, लेकिन फिर भी बारिश के और आगे भी आसार हैं जी। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को इस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण कृषि कार्य किए जाने की आवश्यकता है? देखिए, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा जुलाई माह में हम लोग अनुभव करते हैं, ये जो माह है कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माह होता है। हालांकि साल भर हमारे किसान भाई काम करते हैं तो हर माह उनके लिए महत्वपूर्ण है, किंतु जब हमारा खरीफ सीजन आरंभ हो जाता है और ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में धान का रकबा सबसे ज़्यादा है, तो धान की खेती के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। करीब 60 लाख हेक्टेयर एरिया में। जी हाँ, 60 लाख हेक्टेयर एरिया में हम लोग धान की खेती हमारे प्रदेश के सभी जिलों को मिलाकर की जाती है। तरह तरह की प्रजातियां भी हम लोग लगाते हैं। कुछ तो कम दिनों में पकने वाली प्रजाति होती है और कुछ अधिकतम दिनों में, यानी लगभग 120 से लेके 125 दिन 130 दिन तक पककर तैयार होने वाली प्रजाति भी कुछ क्षेत्रों में लगाई जाती है। जी जी। अब जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो सीधे सीधे दिखने लगा है हमारे कृषि जगत पे खास तौर से। जी जी। अब ऐसे समय में हमको सावधानी रखनी पड़ेगी कि जो कृषि वैज्ञानिकों की लगातार सलाह आ रही है कि कम अवधि वाली प्रजाति लगाएं जो जल्दी से पक कर के तैयार हो जाती है, चाहे हम धान की बात करें चाहे अन्य फसलों की भी बात करें। उसके पीछे कारण यही है कि जो बरसात हमको मिलती है जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के पूरा जुलाई, अगस्त और सितंबर 22 तक जा करके हमको अच्छी खासी बरसात मिलती है और मिलनी भी चाहिए। इसी में हमारी खरीफ की जो जितनी फसलें हैं वो अच्छे ढंग से अपनी बढ़वार करती हैं और उत्पादन उनका बेहतर होता है। लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं कि इस समय इरेटिक मानसून है, कभी लगातार पानी गिर जाता है बहुत तेज़ी से और कुछ जो है इस पर ऐसा आता है जिसमें कि पानी बिल्कुल यही मैं इशारा कर रहा था कि जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन के ये सारे लक्षण होते हैं। अनियमित वर्षा होना, सूखा पड़ जाना, बहुत अधिक बारिश हो जाना, कम दिनों में पूरी की पूरी बारिश हो जाना। जैसे अब हमको लगभग 800 mm बारिश चाहिए, तो 800 mm के जो सापेक्ष बारिश मिल रही है वो 500-600 mm थ्रू आउट द ईयर हमको मिल रही है। अब उसमें बारिश, यदि धान की हम खेती का रकबा हमारा ज़्यादा है, खेती कर रहे हैं किसान भाई, रोपाई कर चुके हैं, तो उनको 10 दिन के अंतराल पे पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। 10 से 15 दिन के अंदर यदि हल्की बारिश होती रहे तो उससे धान की फसल जो है अच्छी होती है। बिल्कुल। लेकिन यदि लंबा सूखा की स्थिति आने लगती है, यानी बारिश नहीं मिलती है, तो किसान भाइयों को अपने सिंचाई के संसाधनों से सिंचाई देना पड़ता है। बिल्कुल सही। और उससे असर ये होता है कि जो डीजल है या विद्युत है, इन दोनों विधियों से जो किसान भाई सिंचाई करते हैं उनको काफ़ी महंगा पड़ जाता है। बिल्कुल सही। तो लागत बहुत हो जाती है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कृषि के लिए ट्यूबवेल पर जो है वो बिजली फ्री कर दिया है। जी हाँ, वो बिजली फ्री कर दिया है। लेकिन जो जल की स्थिति है, जो ग्राउंड वाटर है, वो पानी नीचे जा रहा है तो कभी छोड़ देता है या कम मात्रा में पानी मिल पाता है। दूसरा सोलर पंप है जो प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से एक बड़ी योजना चला रखी है जिसमें किसान भाइयों को
सोलर पंप, चूंकि गर्मी है तो सोलर पंप से विद्युत अच्छी बनती है और बिल्कुल। उससे पानी अच्छा मिल जाता है जो पंप के सहारे से किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक लेकिन बात। बावजूद इसके जो वातावरण में आर्द्रता होनी चाहिए, जो आर्द्रता के कारण हमारी फसलों पे प्रभाव पड़ता है, वो कहीं ना कहीं सीधे या अपरोक्ष रूप से वो दिखने लगता है। अब यदि हम बात करें कि धान की खेती में, तो धान की खेती में यदि किसान भाइयों को कई विधियां हम लोग बताते हैं और कुछ किसान भाई करने भी लगे हैं, जैसे सीधी बुआई करते हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट सीडेड राइस कहते हैं, या ड्रम सीडर के द्वारा भी बुआई करते हैं, लाइन में पंक्तिबद्ध बुआई हो जाती है और उसमें पानी की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन किसान भाई अभी भी धीरे धीरे उस तकनीक को अपनाना शुरू किए हैं। सलाह यही रहती है कि अब जल्दी से जल्दी किसान भाइयों को, खास तौर से जो धान की खेती कर रहे हैं, उसके लिए उनको डायरेक्ट सीडेड राइस या ड्रम सीडर से बुआई करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बनस्पत की जो हम रोपाई विधि से जब हम धान की खेती करते हैं, तो ऐसे में एक तो जल का हमें प्रबंधन करना पड़ता है जो महंगा पड़ जाता है यदि बारिश अच्छे समय से नहीं हो पाती है, और दूसरा ये भी देखा गया है कि उसमें खरपतवार, कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए किसान भाइयों को अच्छा खासा मशक्कत करना पड़ता है और उनको व्यय करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक तो जल के प्रबंधन को ध्यान में रखें, बिल्कुल भैया, और दूसरी चीज यह है कि निवेशों की जो बहुमूल्य, भाई बहुत महंगे निवेश हैं, जी हाँ, तो उनका भी सदुपयोग जो है होना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज का और भी ध्यान कहा जाता है कि सुनिश्चित सिंचाई के साधनों पर जी ज्यादा भरोसा करना चाहिए। जी जी जी। तो मौसम देखिए बारिश का, हालांकि कहा जाता है कि जो खरीफ की खेती होती है वो 80% वर्षा आधारित होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखें, केवल धान की बात नहीं है, इस समय तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी मना रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात। जिसमें हम लोग ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, मड़ुआ, इनकी भी खेती जो हमारे प्रदेश में किसान भाई करते रहे हैं, अब उनको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, मिनी किट भी दिया जा रहा है, मिनी किट दिया जा रहा है। साथ में इनकी खेती वो कैसे करें इसकी तकनीक भी न्याय पंचायतों पर गोष्ठी करके, पाठशालाएं चला करके किसान भाइयों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि इसके कुछ ही क्षेत्र थे, क्योंकि ये जो मोटे अनाज जिनको हम कहते हैं, ये धीरे धीरे श्री अन्न के रूप में अब हम लोग इसको पुकारने लगे हैं, कहने लगे हैं, और वाकई में ये श्री अन्न है। इससे जो पोषक तत्व मिलते हैं, अच्छा, इसको ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती है। दूसरा ये है कि इनमें खाद की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इसमें कीड़े मकोड़े या रोग इत्यादि भी नहीं लगते हैं, कम लगते तो अब किसान भाई या पूरे समाज को इस बात के लिए जागरूक हो जाना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से जागरूकता के बड़े ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि हम तो वैसा भोजन करें जिससे मेरा शरीर भी स्वस्थ हो, रोग और बीमारियां भी ना हमारे समाज को हो, और साथ ही कम मूल्य में अच्छा पोषक तत्व मिल जाए, तो उसके जो स्वाद हैं, जो टेस्ट हैं, वो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके अंदर भी विकसित की जाए। उनके तरह तरह के व्यंजन भी बनने लगे हैं, पकवान बनने लगे हैं। सही बात है। हमारे गांव में भी अब की बार हम लोगों ने दो लोगों ने बोया है। अच्छा। यानी कि हर गांव में लगभग जो है श्रीअन्न की बुआई लोग कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो एक मड़ुआ बोए हैं और एक जो है सावा की बुआई किए हैं। मैं बताते चलूं भैया कि एक बार मैं प्रशिक्षण के लिए चला गया बंगलौर, दक्षिण भारत में, और वहां पर बंगलौर में हमने देखा कि उनके गांव के खलिहान में बोझ के बोझ ये जो रागी है, मड़ुआ है, ये रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि भाई इसका आप लोग क्या करते हैं? तो वहाँ के किसान भाइयों ने बड़े गौरव के साथ इस बात को रखा और गौरवान्वित हुए कि साहब इसको मड़ुआ कहते हैं। और ये मड़ुआ जो है, ये जो रागी है, उनके तरफ रागी कहते हैं, इसको कैप्सूल के रूप में ये जो चरक आयुर्वेदिक दवाओं के बनाने वाली कंपनियां हैं, ये ले जाती हैं और उसमें भर करके, उसको पाउडर के रूप में भर करके इसको बिक्री करती हैं। और ये शुगर वाली बीमारी होती है, डायबिटीज, इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। तो अब आप ये देखें कि मड़ुआ जैसे श्री अन्न का जो एक हमारा प्रमुख फसल है, इसके वजह से तमाम तरह की बीमारियां औषधि बनाने वाले प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि हमारे किसान भाई इनकी उपज करें, स्वयं अपने परिवार को और अपने गांव वालों को, समाज को दें,
तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा। बिल्कुल सही बात है, लोगों में जागरूकता आ रही है। जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव को देख रहे हैं, उनको भी झेलने की शक्ति इन श्री अन्न में है। बिल्कुल सही बात है, और श्री अन्न की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि हर गांव में कुछ न कुछ बुआई लोग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, ये बीज के रूप में हो जाए तो अगले साल भी जो है उन लोगों को मिलेगा। तो श्रीवास्तव जी ये बताइए कि जो हमारी प्रमुख फसल जो धान है जी, धान की रोपाई किसान बहुत सारे कर चुके हैं, और कुछ लोग जो है अभी जो पीछे वाले हैं वो कर रहे हैं। धान की अच्छी उपज के लिए बुआई और या रोपाई कब तक कर लेनी चाहिए? देखें भैया, वैज्ञानिकों ने तमाम तरीके से इन पर अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, और उन्हीं के अनुसार हमारे किसान भाई भी अपने कार्यक्रमों में धान की फसल को लेते हैं। यदि धान की फसल की रोपाई जो अति विलंब से भी करते हैं, तो वो जो प्रथम पखवाड़ा है हमारा, उस तक तो किसी भी हालत में पूरी कर लेनी चाहिए, यानी जुलाई के प्रथम पखवाड़े। यदि अब इसके आगे जब विलंब होता है तो प्रतिदिन आप ये मान करके चलें कि उत्पादन जो है वह कम होना आरंभ हो जाता है। क्योंकि इनके लिए जो समय चाहिए, यानी इनकी जो किल्ले निकलते हैं जिनको टिलर्स कहते हैं, उनके समय और उनके विकास के लिए, फिर उसके बाद फूल आएंगे, उसमें फिर बालियां लगेंगी और बालियों की परिपक्वता होगी। इन सब के लिए जो समय की जो अवधि चाहिए, वो अवधि जब नहीं फसलों को मिल पाती है तो होता यह है कि दाने कहीं कमजोर हो जाएंगे, उत्पादन में कमी और कुल मिला जुला के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए हम लोग लगातार इस बात का किसान भाइयों के संपर्क में आकर के प्रचार भी करते हैं, उनको बताते भी हैं कि भैया हर हालत में आप जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक रोपाई का कार्य संपन्न कर लें। यानी कहने का आशय यह है कि जिन्होंने रोपाई कर लिया है बहुत अच्छा, और जो लोग अभी पिछड़े हैं वो तुरंत कर डालें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई विलंब की आवश्यकता नहीं, विलंब ना करें। अच्छा श्रीवास्तव जी ये बताइए कि धान में, हालांकि उसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे कि रखरखाव इस समय क्या क्या, मतलब धान में खास ध्यान देने की आवश्यकता है। देखें, धान में जब रोपाई किसान भाई कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पानी की। पानी को अपने मेड़ों के सहारे वो निगरानी करते रहें खेतों में, कि खेतों में दरारें न पड़ने पाए। पहली बात तो ये है। जब दरारें पड़ने लगती हैं, अब किसान भाई कई बार ये सहारे में रहते हैं कि बारिश हो जाएगी, तो इसके लिए मैं ये सलाह देता हूँ कि अब मौसम की जानकारी के लिए प्रतिदिन हर जनपद से सूचनाएं किसान भाइयों को प्रेषित की जा रही हैं, तो उस पर अलर्ट रहें। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी, वैज्ञानिकों के द्वारा भी इस बात की सूचनाएं किसान भाइयों को दी जाती हैं, और हमारे पूरे प्रदेश में लगभग हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र हो गए हैं, और कहीं कहीं तो 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हो गए हैं, तो उनके संपर्क में रहने से भी इस तरह की सूचना मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि पोषक तत्व प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। अब पोषक तत्व प्रबंधन में जो किसान भाई जैविक या प्राकृतिक खेती को अपनाए हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से उन लोगों ने प्रशिक्षण भी लिया है, तो वो बताते हैं कि भाई जीवामृत बना लें, और जीवामृत का जो प्रयोग है वो 15-15 दिन के अंतर पे, यदि पानी नहीं बरसता है, अच्छा एक बार जीवामृत जब बना लेते हैं तो उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है, यानी उसके अंदर जो ताकत होती है पोषक तत्व की, वो 15 दिनों तक बनी रहती है। 200 लीटर का यदि हमने जीवामृत बना लिया तो 15 दिनों तक उसकी ताकत बनी रहती है। तो 15 दिन के बाद प्रयास करें कि 20वें दिन 22वें दिन पुनः जीवामृत बना लें, और इस प्रकार से वो जीवामृत का छिड़काव करते रहें, स्प्रे करते रहें, तो धान की फसल के सबसे मुफीद होता है। जो नत्रजन की मात्रा है वो उनको भरपूर मिल जाती है। यानी कि एक तो जीवामृत भी है, घनामृत है, उसको जो नीचे डालते हैं, जीवामृत जो हम अपने मिट्टी में बुआई के समय या रुपाई के पहले डाल देते हैं। और साथ ही यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनका जब 1 माह बीत जाता है रुपाई के बाद, तो जो नैनो यूरिया आई हुई है इफ्को के द्वारा, बहुत अच्छा आई, तो नैनो यूरिया का स्प्रे करें, इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। बिल्कुल ठीक। कुछ किसान भाइयों के मन में एक बड़ा असंतोष है कि जब तक हम ठोस रूप में जो दानेदार यूरिया है उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी फसल अच्छी नहीं होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि देखिए, ध्यान दें, हमने क्या कहा कि यदि आपके मन में है तो ये मिथक है। जब हमारी फसल लगभग 15 से 20 दिन 25 दिन की हो जाती है, उसके हरापन आ जाता है, यानी उसमें जो पत्तियां हैं वो थोड़ा ठीक ठाक ढंग से स्टैब्लिश हो जाती हैं, स्थापित हो जाती हैं,
तो उन पर जब हम स्प्रे के रूप में नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखने लगता है और तेजी से ग्रहण करती हैं वो पत्तियों के माध्यम से ग्रहण करती हैं। और यदि कई बार किसान भाई जैसे रोपाई किए और उसके तुरंत बाद भी नैनो यूरिया का स्प्रे कर देते हैं तो उस पर उतना अच्छा परिणाम उनको नहीं देखने को जब वो इस्टेब्लिश हो जाता है पौधा तब जो है तो एक तो नैनो यूरिया का स्प्रे कर लें। इसके अलावा भी इसका ये मतलब नहीं है कि नैनो यूरिया नहीं मिल रहा है या जीवामृत आपने नहीं बनाया तो आप बिना पोषक तत्व के अपनी खेती कर पाएंगे। मैं यह सलाह देता हूं कि जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हम करते हैं या हमारे वैज्ञानिक हमारे किसान भाई वैज्ञानिकों के आधार पे करते हैं, उनमें मेरी सलाह है, जो मेरा अनुभव रहा है 30-32 सालों में, वो ये रहा है कि जहां 2 बार टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसी मात्रा को 3 बार में वो तोड़ लें, यानी 3 भाग में बांट लें। और 3 अवस्थाओं में यदि वो टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन उनको तुलनात्मक रूप से जो 2 टॉप ड्रेसिंग या 1 टॉप ड्रेसिंग करते हैं उनसे बेहतर मिलता है। यानी कि 120 60 40 जो कहा जाता है नाइट्रोजन देने का, तो 60 तो दे देते हैं खेत तैयारी के समय जी, और 60 जो बताओ 20-20 किलो वो 20-20 किलो कर दें प्रति हेक्टेयर में। 3 बार में दें। देखें इसके पीछे जो विज्ञान है किसान भाइयों को भी समझ अब आ गई है। मैं उसको इशारा कर दे रहा हूं कि जब हम यूरिया जो दानेदार होता है इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो जैसे ये मिट्टी और नम मिट्टी के संपर्क में आता है तो ये तुरंत खुल जाता है। खुल जाने का मतलब वहां घुलने लगता है और घुलते ही बहुत तेजी से जो उसका अमोनिकल पार्ट है जिसको हमारी धान की फसलें लेती हैं वो बहुत जल्दी से विसरित होने लगता है। अब मान लीजिए कि हमने 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो टॉप ड्रेसिंग के लिए रखा है उसको 30-30 किलोग्राम में रख दें तो होगा क्या कि जितना तेजी से यूरिया लीच करती है या वोलाटिलाइज होती है तो उससे हमारी फसलें पूरी तौर पे नहीं ले पाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। लेकिन 20-20 किलो का यदि हम 3 डोज बना लेते हैं तो एक बार दिया तो कुछ हमारी ले ली, कुछ नुकसान हुआ, फिर दूसरे डोज में, फिर तीसरे डोज में, इस तरीके से जो थोड़ा थोड़ा डोज हम दे रहे हैं वो उपयोगी हो जाता है हमारी फसलों के लिए। श्रीवास्तव जी एक चीज बताइए कि खरीफ में बहुत सारे इलाकों में जहाँ धान बोया जाता है तो वहाँ पानी भरा रहता है जी तो इस ऐसे क्षेत्रों में नाइट्रोजन का प्रयोग जैसे छींट के कर देंगे नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल कैसे करना चाहिए? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि एक जो सबसे बड़ी हमारी चिंता रहती है, हमारी नहीं, हमारे प्रदेश हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व की एक चिंता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे खेती बाड़ी के कार्यक्रम में होता है वो नाइट्रोजन का होता है। हाँ। नाइट्रोजन का जो मैनेजमेंट है वो यदि हो गया तो आप ये मान करके चलें कि खेती बाड़ी का आधा काम हमारा सुलभ हो गया, सरल हो गया। अब सब जानते भी हैं कि 78% नाइट्रोजन हमारे वातावरण में है और इधर दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है नाइट्रोजन की और इस पे वैज्ञानिक भी लगातार काम कर रहे हैं, कृषि वैज्ञानिक, किसान भाई भी काम करते रहते हैं। ठीक बात है। तो इसके बारे में हम लोग यही बताते हैं और हम लोगों ने जाना भी है कि जो नाइट्रोजन का प्रबंधन है वो सबसे बेहतरीन होता है हमारी दलहनी फसलों से। हाँ। दलहनी फसलों की जड़ों में वो ग्रंथिकाएं हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती हैं। ये सब भैया लोग जानते हैं, गांठ भी देखे हैं, चाहे अरहर में हो, मूंग में हो, उड़द में हो, बिल्कुल सब में देखा गया है और सब जानते हैं कि ये गांठें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन का प्रबंधन कर लेते हैं। लेकिन जब से नहरों का जाल हमारे पूरे प्रांत में बिछा, सिंचाई के संसाधन बढ़ाए गए, हम लोगों ने अपनी खेती को धान और गेहूं पर सिमट करके रख दिया है। बिल्कुल सही बात तो है। पहली बात तो ये फसल चक्र खत्म हो गया। फसल चक्र खत्म हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे धान आप जिस खेत में ले रहे हैं तो अगली बार ये कोशिश जरूर करें, या तो रबी में या अगली खरीफ में जो आने वाली होगी उसमें आप दलहनी फसल को एक बार जरूर लें। इससे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाएगा तो उसके बाद आप चाहे गेहूं लें चाहे धान लें तो हमारा काफी काम बन जाता है। दूसरी बात यह है कि जहां पर पानी भर जाता है और धान वाले खेत में जहां धनखर हैं या ताल वाले खेत में बोला जाता है, लो लैंड वाले हैं, वहां पे पानी भर जाता है। अब पानी भर जाता है और किसान भाइयों को जानकारी ये है कि हमें यूरिया देना है तो वह यूरिया को टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि यूं तो नाइट्रोजन का 30 से 35% ही हमारी फसलें उपयोग कर पाती हैं, लगभग 65 से 70% का नुकसान होता है। अब जब पानी भरे वाली स्थिति में डाल देंगे तो हम
आप ये सोचिए कि हम तो और बुरे हो गए, बिल्कुल सही, सारी नाइट्रोजन बह जाती है, नाइट्रोजन खत्म हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिति में जब पत्तियां उनकी बाहर दिखने लगे, यानी पानी से ऊपर रहें, तो उस समय यदि नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम आएगा, क्योंकि नैनो यूरिया का जो अधिशोषण होता है वो पत्तियों के माध्यम से होता है। उसका जो उपयोग हमारी फसल करती है, नैनो यूरिया का उपयोग कर लें तो बहुत ही और अच्छा एक विधि और लोग बताते हैं कि उसको यूरिया को एक दिन पहले मिट्टी में, एक बोरी मिट्टी में एक बोरी यूरिया मिला दें और दूसरे दिन जो है पानी भरे खेत में, मेड़बंदी उसकी होनी चाहिए, पानी बाहर ना जाए, तो गोले गोले बना करके देखिए सर, एमाइड फार्म उसका सिर्फ मतलब ये है कि जब हम मिट्टी में मिला देते हैं तो ताकि स्लो रिलीज हो जाए। वैसे तो नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग ही हमारे किसान भाइयों को कराया जा रहा है, और अभी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, भारत सरकार ने, और वैज्ञानिकों के ही समर्थन से लिया है कि अब सल्फर कोटेड यूरिया जो गोल्डन यूरिया के नाम से आ रहा है, तो ये और भी बेहतरीन परिणाम देगा। एक तो स्लो रिलीज करेगा, दूसरा जो सल्फर की कमी वाली भूमि है, सल्फर की प्राप्ति हो जाएगी, और तीसरा जो यूरिया मुख्य उद्देश्य है उसकी भी आपूर्ति सल्फर कोटेड यूरिया कर देगा। तो श्रीवास्तव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अभी बहुत सारी जानकारी बाकी है, तो हम इसकी अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, जो सबसे अच्छी बात श्रीवास्तव ने बताई कि आप जो है जो रोपाई है, रोपाई आपकी जिसकी हो गई है बहुत अच्छा, और जिनकी नहीं हुई तुरंत काट डालें, तुरंत कर लें भैया, बिल्कुल। और जो आपने कहा कि पोषक तत्वों का कैसे प्रयोग करें, तो धान की फसल के लिए आप इसका जो है प्रयोग करें, और आगे भी हम आपसे डिटेल में और चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।